जगह कोई मनुवादी बैठा होगा वो सबसे घटिया काम हो रहा होगा, और जिस जगह कोई अंबेडकरवादी बैठा होगा वो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा। तो देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 90% सीटों पर इनएफिशिएंट यानी कि बेकार और घटिया लोग बैठे, बेईमान और लुटेरे बैठे हर जगह, और वो इनएफिशिएंट भी है। कोई समझदार नहीं है। मतदार होना, समझदार होना अलग अलग बातें। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी तो हमारी मानसिकता भी उससे बन जाती है। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि वी द पीपल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, राष्ट्रपति से भी ऊपर है, सबसे ऊपर हम हैं। किसी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं। लॉजिकली भारत के संविधान के हिसाब से जो कार्य होगा वही रिस्पेक्ट के लायक है, वरना हम किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं है। मानने के लिए मजबूर हो सकते हैं लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए इज्जत ना की जाए जजमेंट से। ऐसी संस्थाओं की इज्जत करके हम लोग अपने मिशन का नुकसान करते हैं। इज्जत नहीं करनी है, मानने के लिए बात भी हो सकते हैं, इज्जत नहीं करेंगे हम। मेरी सजेशन तो ये रहती है क्योंकि हजारों साल से इतनी जगहों पे बैठे हैं तो इनको कम से कम 50 साल के लिए नेगेटिव रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन लोगों को पोस्टों से नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तो सभी वी द पीपल के इस मूवमेंट के साथियों का। विश्व प्रभा प्रसाद निषाद साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, चौधरी सुखराम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, राजमणि पटेल साहब, विजेंद्र जी, आशा जी और यहाँ मौजूद सभी हमारे ओजस्वी, बलवान, मेहरबान और ताकतवर साथियों, जय भीम। माफ़ी चाहता हूँ 5-7 मिनट ज़रूर बोलने की गुस्ताखी करूँगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देश की सभी समस्याओं का समाधान भी इस सब्जेक्ट से होने वाला है। तो ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान के रचयिता थे और रियल फादर ऑफ द नेशन हैं, थे और रहेंगे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए दिया था वो 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कि हर एक जो इस देश में व्यक्ति पैदा हुआ है वो इस देश का मालिक है बराबर का। दूसरा जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया है वो पूरी दुनिया में सबसे पहले था और अमेरिका में भी उसको फॉलो किया जा रहा है वहाँ के जो इंडियंस हैं। तो ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बराबरी और इंसाफ यही हमारे संविधान का मूलभूत मकसद है। अब मैं सीधा रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो हमें यदि एक तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही वाद हैं, तीसरा कोई वाद ना था ना है। एक है अम्बेडकरवाद और एक है मनुवाद। इसके अलावा कोई भी तीसरा वाद कोई शुरू करना चाहता है तो वो समझ लीजिए वो मनुवाद का ही हिस्सा है। अब रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने रखा था उसका जो एक सबसे बड़ा जो उसके खिलाफ आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है, जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने भी बोला कि, और ये हमने केस एम्स सुपर स्पेशलिटी का 2014 में आर्ग्यू किया था। एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनके सामने 5 जजों की बेंच के सामने इश्यू एम्स की सुपर स्पेशलिटी का जो केस था। ये दिया जाता है एग्जाम उसका कि रिजर्वेशन जो है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। मैंने लॉजिकली कोर्ट के सामने बहस की थी और मैं आप लोगों के सामने भी वो रखना चाहता हूं कि इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन जो है क्वालिटी को बढ़ाती है, कम नहीं करती। उसका मैं आपको लॉजिकली रीजन देना चाहता हूं और 2 मिनट में ही दे दूंगा। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। 25 से 27% जो दुनिया की वेल्थ थी हमारे देश में थी। सबसे ताकतवर आर्मी थी, सब कुछ पावरफुल था, हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर देश नहीं था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हमारे देश में इतनी पोटेंशियल है कि वो दुनिया का सबसे रईस, ताकतवर और बलवान मुल्क बन सके। ये तो होगी हमारे देश की पोटेंशियल। दूसरी तरफ जब अंग्रेज आ गए उसके बाद से हमारी जो पूरी दुनिया की वेल्थ थी उसका 27% से घट के 30% रह गया। आज तक कमोबेश कोई परसेंटेज है, पूरी दुनिया की 3% हमारे पास वेल्थ है आज।
अब मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं, और सभी इस चीज के एक्सपर्ट हैं, कि हमारे देश की हर एक जो संस्था है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें 90% से ज्यादा कौन लोग हैं? यानी मनुवादी। और उसका नतीजा क्या है? अब आप लोग कोई भी सर्वे उठा के देख लें दुनिया का, 206 देशों में से भारत का नंबर 150, 160, 190, 100 यही आता है ना सब जगह। तो 90% जो लोग हैं काम कर रहे हैं, और जिस देश की ताकत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की है, उसका नतीजा यह है कि वो सबसे पीछे चला गया है। तो कौन एफिशिएंट हुआ और कौन इनएफिशिएंट हुआ? जो ये मनुवादी हैं इनएफिशिएंट है, सिर्फ ढोल पीट के झूठ बोल के अपने आप को एफिशिएंट बताते हैं। पहला अपने जहन से हमें ये सब साफ कर लेना चाहिए, जिस जगह कोई मनुवादी बैठा होगा वो सबसे घटिया काम हो रहा होगा, और जिस जगह कोई अंबेडकरवादी बैठा होगा वो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा, बावजूद इसके कि उसके ऊपर हर तरह का प्रेशर होगा, हर तरह का दबाव होगा, रोज उसके ऊपर नोटिस जारी किए जाएंगे, रोज उसको तंग किया जाएगा, उसके बावजूद भी वो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा। यह है लॉजिक। तो देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 90% सीटों पर इनएफिशिएंट यानी कि बेकार और घटिया लोग बैठे। यह है वजह देश की तरक्की ना करने देने की बुनियादी। बेईमान और लुटेरे बैठे हैं हर जगह, और वो इनएफिशिएंट भी है, कोई समझदार नहीं है। मक्कार होना समझदार होना अलग अलग बातें हैं। मक्कार है वो, समझदार नहीं, बेईमान है वो, ईमानदार नहीं। तो ये तो एक आर्गुमेंट हो गया। दूसरा, मैं आज अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, हजारों साल से इस देश में रिजर्वेशन नहीं थी क्या? किस मुंह से रिजर्वेशन के खिलाफ बोलेंगे? हजारों साल से इनएफिशिएंट लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं थी क्या? बाकी सब लोगों को तो एक्सक्लूड किया हुआ था। मनुवादियों के अलावा तो सब लोग बाहर ही थे ना, लात मार के बाहर ही निकाल रखा था सबको। तो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को मुखालफत किस प्रकार से कर सकते हैं? करनी नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि एक हम लोग जो हैं, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दी तो हमारी मानसिकता भी उससे बन जाती है। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि वी द पीपल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, राष्ट्रपति से भी ऊपर है, सबसे ऊपर हम हैं। किसी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको सब कुछ। लॉजिकली भारत के संविधान के हिसाब से जो कार्य होगा वही रिस्पेक्ट के लायक है, वरना हम किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं है। मानने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए इज्जत ना की जाए उन जजमेंट्स की। अब जब इकोनॉमिक कोटा के जरिए अब उस पर बड़े लंबे लंबे लेक्चर दिए गए, मैं एक ही पॉइंट बताना चाहता हूं उसमें। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% की रिजर्वेशन जब की गई तो इंदिरा साहनी कहां गई, नागराज कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया? क्यों नहीं किया? 50% अब 1 मिनट में खत्म हो गया, 49.5% 1 सेकंड में खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि ऐसी संस्थाओं की इज्जत करके हम लोग अपने मिशन का नुकसान करते। इज्जत नहीं करनी है, मानने के लिए बात हो सकते हैं, इज्जत नहीं करेंगे हम इस चीजों। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है? अब जब 59% हो गया तो 100% में क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं उनको, क्योंकि 10% दी है ना, अभी 10% नहीं, उनकी 12% बनती है, उनका 12% दो। और हमारा टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2। मेरी गुजारिश सबसे यही, 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक कास्ट सेंसस नहीं हो रहा तो 1931 का नहीं है वो माना जाएगा, वो परसेंटेज का ठीक नहीं है, तब तक वो माना जाएगा। कास्ट सेंसस हो चुका है, सबको पता है किसके नंबर कितने हैं, उस पर बहस करना ही बेकार है। वही नंबर है, 100% रिजर्वेशन होगी। इनके 12% है, हम इन्हें 12% देंगे। बल्कि मेरी सजेशन तो ये रहती है, क्योंकि ये हजारों साल से इतनी जगहों पे बैठे हैं, तो इनको कम से कम 50 साल के लिए नेगेटिव रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन लोगों को पोस्टों पे नहीं रखना चाहिए। सिंपल सा हम लोग अगर फॉर्मूला बनाएं कि इन लोगों को जो मनुवादी मानसिकता के हैं अगले 50 साल तक हर एक पोस्ट से बैन किया जाए और 100% रिजर्वेशन की जाए। ये 2 मैं आपसे गुजारिश और सिफारिश करने आया हूं। यदि आप लोग इस पे, इतने बड़े बड़े सब लोग ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, इस पे विचार करें तो हमें सिंपल अपने फॉर्मूलाज रखने चाहिए
कि एक तो इनकी नेगेटिव रिजर्वेशन होनी चाहिए, 50 साल के लिए मनुवादियों को बैन करना चाहिए हर जगह से, और 100% रिजर्वेशन उसके बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।